अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 6 एंजाइम में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है वो किस मैकेनिज्म से काम करता है, किस तरह से एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जिस जिस सब्सटेंस पे एक्ट करता है उस सब्सटेंस को कहा जाता है सबस्ट्रेट। ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब एंजाइम के जिस साइड पे सबस्ट्रेट अटैच होगा उस साइड को कहा जाता है एक्टिव साइड। ये एंजाइम की क्या है? ये एंजाइम की एक्टिव साइड है। इस एक्टिव साइड पे क्या होंगे? सबस्ट्रेट अटैच होंगे। वो क्या बनाएंगे? वो ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ES कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसमें एंजाइम जो है सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। अब किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एंजाइम जो है ये इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है? दो तरह के मॉडल है जो कि एंजाइम की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किए गए थे। एक है लॉक एंड की मॉडल और सेकंड है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक लॉक एंड की तरह काम करते हैं। यानी कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को खोलता है, इसी तरह एक स्पेसिफिक इस सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। यानी कि एक ही एंजाइम जो है वो तमाम के तमाम सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। यानी कि जिस तरह एक ख़ास की जो है वो एक ख़ास एक स्पेसिफिक लॉक को खोलती है, इस तरह हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, उसके रिएक्शन को स्पीड अप करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है वो क्या होती है? वो रिजिड होती है, यानी कि वो सख्त होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। ये हमारे पास एक एंजाइम है। एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ये क्या है? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये रिजिड है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ वही सबस्ट्रेट अटैच होगा जिसकी जो शेप होगी, सबस्ट्रेट की जो शेप होगी वो एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ मैच करेगी। अगर इन सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ मैच ना करे तो क्या होगा? वहाँ वो एंजाइम जो है वो उस सबस्ट्रेट पर वर्क नहीं करेगा। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक लॉक एंड की मॉडल हमें क्या कहता है कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइड होगी वो रिजिड होगी, सिर्फ वही सबस्ट्रेट जो है इस पर अटैच होंगे जिसकी शेप जो है एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ मैच करेगी। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से सेपरेट हो जाएगा। हमारे पास एंजाइम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि कंज्यूम नहीं होगा। तो लॉक एंड की मॉडल हमें क्या कहता है? लॉक एंड की मॉडल हमें कहता है कि जिस तरह एक ख़ास की जो है वो एक ख़ास लॉक को खोलती है, इस तरह एक ख़ास एंजाइम जो है वो एक ख़ास सबस्ट्रेट पे काम करेगा। इसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, उसमें चेंजेस नहीं आ सकती। सेकंड, हमारे पास जो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल प्रपोज किया गया है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल को 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशनाल ने प्रपोज किया था। अब ये जो है ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाई करता है। अब इसके मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइड होगी वो रिजिड नहीं होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड है और सबस्ट्रेट है। अब अगर हम देखें एंजाइम सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एंजाइम्स की एक्टिव साइड के साथ मैच नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होगा? एंजाइम जो है अपनी एक्टिव साइड को सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाएगा, क्योंकि ये जो एक्टिव साइड है फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ये सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एंजाइम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, किस तरह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
सेकंड है इफेक्ट ऑफ पीएच एंड थर्ड है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि हमने देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, पीएच चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाने से या कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। स्टूडेंट्स, एंजाइम जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सा टेम्परेचर चेंज करने से उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइम जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे मैक्सिमम रेट से वर्क परफॉर्म करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट, यानी जिसमें वो मैक्सिमम रेट से हायर रेट से वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करे, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हर एंजाइम का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका एवरेज टेम्परेचर चेंज होता है, इसी तरह हर एंजाइम का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। अब जो ह्यूमन बॉडीज़ है, हमारी बॉडी में का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम रेट से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इनका टेम्परेचर बढ़ा दें, हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ा दें, तो क्या होगा? एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और इनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अब डीनेचर एंजाइम जो है किस तरह से डीनेचर होते हैं? स्टूडेंट्स, जब हम एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो एंजाइम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिस हीट की वजह से एंजाइम की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम रेट से काम करता है। अब जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कि 0 से वो 10 पे आ रहा है, पे 10 से 20, 20 से 30, तो क्या और उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये कम हो रहा है। ये हमारे पास ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है? एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। सेकेंड हम इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। स्टूडेंट, जो हम एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। क्या होता है कि जब हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं फर्दर सबस्ट्रेट को जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पे अटैच होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक ख़ास हद तक, फॉर एग्जांपल हम मज़ीद कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो जब हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी जब वो फुली ऑक्यूपाई हो जाए, जब हमारे पास मज़ीद स्पेस जो है वो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल ना हो, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे, एक ख़ास हद तक। उस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो फुली ऑक्यूपाई हो जाती है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए मज़ीद स्पेस अवेलेबल नहीं होता कि उस पर अटैच हो जाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बने। तो उस स्टेप पे क्या होगा? उस पॉइंट पे क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन वो कांस्टेंट रह जाएगी, वो उसी रेट पे काम करेगी। तो क्या होता है?
the concentration of substrate increase, the rate of reaction increase. But however, if the concentration of substrate is increased beyond a saturation point, the active site of enzyme are not available and the rate of reaction does not increase more. यानी कि कंसनट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे, जब सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है एंजाइम की, जब हम मज़ीद सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच को, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एंजाइम एक्टिविटी के एंजाइम एक्टिविटी का पीएच पे क्या इफेक्ट होता है। पीएच चेंज करने से उनकी एक्टिविटी जो है वो किस तरह से चेंज होती है। जिस तरह एंजाइम जो है वो सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं, इसी तरह एंजाइम जो है वो सेंसिटिव टू पीएच होते हैं। यानी कि कुछ एंजाइम जो है वो हमारे पास एसिडिक मीडियम में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। इनका जब हम पीएच चेंज करेंगे तो क्या होगा, इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। पीएच चेंज करने से भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। अब वो पीएच जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट से वर्क परफॉर्म करते हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। जिस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो, उस पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। अब हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम हैं जो कि डिफरेंट पीएच से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम मौजूद है जो कि क्या करता है, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अब ये एंजाइम जो है ये pH 2 पे यानी कि एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम रेट से वर्क परफॉर्म करता है। इसलिए हमारे बॉडी में ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद है, इसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8 है। ग्राफ में हम देख सकते हैं, हमारे पास ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने पीएच को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने एंजाइम की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम पीएच 8 है, यानी कि हमारे पास ट्रिप्सिन एंजाइम है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम के जब हम पीएच इंक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इनिशियल हमारे पास इसका पीएच 4 है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 4 to 8 लाएंगे तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये जो है मैक्सिमम रेट से वर्क करेगा, मैक्सिमम रेट से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। लेकिन जब हम इसका पीएच जो है वो 8 से मज़ीद बढ़ाएंगे, 8 से 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि इसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8 है, 8 के बियॉन्ड ये क्या हो जाएगी, ये डीनेचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ये टेम्परेचर और पीएच के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। ऑप्टिमम पीएच से अगर टेम्परेचर या पीएच कम हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होगा, वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा एंजाइम्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।